स्पॉटलाइट इसको नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो तो कर दो, नहीं तो चलो। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल बेटा नाइट्रोजन साइकिल हमने आपको पढ़ाई थी। इसे वापस से एक बार समझ लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपका शुरू किया जाएगा, क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। स्टेप्स क्या होंगे नाइट्रोजन साइकिल के, ये समझो। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई प्लांट्स होगा, फिर अमोनिफिकेशन होगा, देन नाइट्रिफिकेशन, और लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे स्टेप का डिटेल हम लोगों ने आगे पढ़ना है। नाइट्रोजन साइकिल जो यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है उसको समझो। ये हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ये नाइट्रोजन हमारी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। सचिन कुमार, बहुत धीमे धीमे बोलने से बेटा नहीं होगा पूरा सिलेबस, हमें सिलेबस पूरा करना है। 16 लेक्चर मिले हैं, कितना और कितना धीमे पढ़ाऊं, इसको पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी कर लिया। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंने कहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसे सॉइल पूल में हमें एक्टिव फॉर्म में ले आना। ओके बेटा, स्टॉप चैटिंग और ध्यान दो टॉपिक पे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमने कहा कि ये किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो सॉइल में हमें इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये एक्टिव फॉर्म में कितने तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, ये सब आगे डिटेल पढ़ना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आगे आप पढ़ेंगे। हैबर्स प्रोसेस के जरिए यूरिया बन रही है, वो भी नाइट्रोजन का सोर्स है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके जरिए जब लाइटनिंग और थंडरिंग डिस्चार्ज हो रहा है उस पीरियड में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, और वही डिसोसिएट हो रहा है H+ में और नाइट्रेट में। और डीनाइट्रिफिकेशन में ये नाइट्रेट वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब हमारे सॉइल पूल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ रही है, अमोनिया के फॉर्म में आ रही है या नाइट्रेट के फॉर्म में आ रही है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे बनता है क्या, नाइट्राइट। अब ये हमारा सॉइल नाइट्रोजन पूल हुआ। हमारा जो प्लांट है वो अमोनिया के फॉर्म में भी इसे एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्राइट के फॉर्म में भी कर सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में भी कर सकता है। बट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वो किस फॉर्म में करना प्रीफर करता है, नाइट्रेट के। नाइट्रेट का अपटेक होगा, इससे फॉर्मेशन होगा प्लांट बायोमास का। प्लांट बायोमास का मतलब प्लांट अपने इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। वही प्रोटीन हम लोग कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, तो इससे एनिमल अपनी प्रोटीन बनाएगा, वो एनिमल बायोमास कहलाएगा। प्लांट की भी डेथ होनी है, एनिमल की भी डेथ होनी है। जब इनकी डेथ होगी तो इनका बायोमास का क्या होगा, डीके होगा, इसे हम डिकेइंग बायोमास कहेंगे। जब बायोमास का डीके होता है, जब बायोमास का डीके होता है उस दौरान जो है अमोनिया रिलीज होती है, और जब अमोनिया रिलीज होती है उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, अमोनिफिकेशन। दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अमोनिफिकेशन। और इस तरह से फिर सॉइल में आप देख रहे हो कि अमोनिया आपका आ गया है।
ये साइक्लिक मैनर में इस तरह से चलता रहेगा। हमने पिछले क्लास में आपको कहा था कि ये साइकिल आपको अपने दिमाग में पूरा फीड कर लेनी है। आप पेपर बनाओगे, देखोगे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बीच के स्टेप को जो है वो गायब कर देगा और वहां पर ABCD कर देगा और पूछ लेगा आपसे कि ABCD के बारे में करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर हो गया? ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई? टाइप फास्ट, वेरी गुड। अब आओ अगले स्लाइड पे। अब आप आते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो पहला स्टेप है उसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो। नाइट्रोजन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले है क्या? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अमोनिया नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी इनर्ट फॉर्म में है उसे अगर हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह के होंगे, एक अबायोलॉजिकल या फिजिको-केमिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। अबायोलॉजिकल में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि बायोलॉजिकल में आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब सबसे पहले अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लो। इससे वैसे आज तक कोई भी क्वेश्चन नीट ने पूछा नहीं है, फिर भी आपके कोर्स में है तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे पहला आता है अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिजिको-केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल है और दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिकल को देखते हैं। एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल ये क्या है? आपको पता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, और जब बारिश का मौसम होता है उस दौरान लाइटनिंग और थंडरिंग डिस्चार्ज भी होता है, बिजली चमकती और कड़कती है। तो उसी समय इतनी पर्याप्त जो है या नेचर की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी प्रेजेंस में जो प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो पहले तो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डिफरेंट फॉर्म में NO के फॉर्म में आए, NO2 के फॉर्म में आए। अब जब लाइटनिंग और थंडरिंग डिस्चार्ज हो रहा है उस दौरान बिल्कुल सही है, एसिड रेन वाली ही कहानी है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिल रहे हैं तो बना रहे हैं क्या? HNO3 या नाइट्रिक एसिड। और फिर जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला है ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, फिर नाइट्रिक एसिड बना। नाइट्रिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, अमोनियम नाइट्रेट बना लिया। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, इसे याद रखना है। लाइटनिंग और थंडरिंग डिस्चार्ज के दौरान अगर पूछा गया कि जो अमोनिया बन रही है वो किस फॉर्म में प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, तो आपका आंसर हुआ क्या? अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में। अब सुनना, नाइट्रिक एसिड सॉयल में मौजूद कैल्शियम ऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगी, और कैल्शियम ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का, और कैल्शियम नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई कि जो नाइट्रोजन इस दौरान फिक्स हुआ नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, उसे प्लांट या तो अमोनियम नाइट्रेट के तौर पे एब्जॉर्ब कर लेगा या कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। ये तो हुआ आपका एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल। तो एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल में बेसिकली वो क्या रहा है? लाइटनिंग और थंडरिंग डिस्चार्ज और यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स बना रहा है। ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। नाइट्रिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट बना ले रहा है, या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना ले रहा है, और यही अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने हैबर्स प्रोसेस पढ़ रखा है। आपको पता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है क्या? अमोनिया। दिस अमोनिया is used in the formation of chemical fertilizers like यूरिया। ये क्या बनाएगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाएगा लाइक यूरिया।
हैबर्स प्रोसेस के जरिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है। अब दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अमोनिया का, और इसी अमोनिया का हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जो एक गुड एग्जाम्पल है वो है आपका, क्या बोलो, यूरिया। अब आ जाओ, अगला आपका आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने पहले ही कह दिया कि इलेक्ट्रिकल से और आप या एटमॉस्फेरिक और जो इंडस्ट्रियल है उससे नहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आए हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक टेक्निकल टर्म भी बेटा यूज करते हैं, एंड दैट वन इज टर्म्ड एज व्हाट, डाईएजोट्रॉपी। क्या बोलते हैं उसको, डाईएजोट्रॉपी बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into inorganic nitrogenous compounds like ammonia by living organism is called biological nitrogen fixation या diazotrophy. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. अब इसको सुन लो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, conversion of atmospheric nitrogen into ammonia by living organism is termed as biological nitrogen fixation. उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, biological nitrogen fixation कहते हैं। दूसरी चीज, biological nitrogen fixation के प्रोसेस को टेक्निकली हम एक और टर्म देते हैं, क्या, डाईएजोट्रॉफी। क्या बोलते हैं, डाईएजोट्रॉफी। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, याद रखना इसमें केवल कुछ प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व होंगे। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि यूकैरियोट्स एंड ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, करेक्ट हुआ। कोई यूकैरियोट जो है, करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, कोई भी यूकैरियोट नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता है, केवल कर सकता है कौन, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी सारे नहीं, केवल कुछ ही प्रोकैरियोट्स हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होंगे, और ये वो प्रोकैरियोट्स होंगे जिनके पास एक जीन पाया जाता है, एंड दैट जीन विल बी टर्म्ड एज व्हाट, निफ जीन बोलते हैं। उस जीन को हम क्या नाम देते हैं, दैट जीन विल बी टर्म्ड एज निफ जीन। तो निफ जीन के जरिए जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डायजोट्रॉप्स। प्रोसेस को तो आपने बोला कि डायजोट्रॉफी, और जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाईएजोट्रॉप्स बोलेंगे। अब इसमें पहली जो कैटेगरी आती है वो फ्री लिविंग की आती है। फ्री लिविंग में यू बैक्टीरिया में याद रखना है, एजोटोबैक्टर, बिजेरिंकिया, दोनों एरोबिक हैं, और रोडोस्पाइरलम याद रखना ये एनरोबिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी है। इसे आपने मोनेरा में पढ़ा होगा। ये कैसा बैक्टीरिया है, एनोरोबिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इसको याद रखना है। निफ जीन आपको पहले पढ़ाया गया है बायोटेक में। निफ जीन वो जीन होता है जिसका निफ जीन्स, ये निफ जीन्स एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, और इसीलिए इस जीन का नाम रखा गया नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या बोला गया, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है। ये केवल कुछ प्रोकैरियोट्स में मिलेगा बेटा, ये केवल प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। साइनोबैक्टीरिया की लिस्ट आप देख लीजिए, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, जैसे कि नॉस्टॉक है और क्या है, एनाबिना है। ये स्लाइड क्लियर हो गई। ये पूरी लिस्ट आपको याद करके रखना है, ये पहले भी पूछी गई, आगे भी पूछी जाएगी। कंफर्म हो गया। अब सुनो आगे, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर की लिस्ट है ये लिस्ट भी आपको पूरी मेमोराइज करके रखनी है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यह नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन में होगा। अब इसमें कौन कौन से जो है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हायर प्लांट के साथ जो है अपना एसोसिएशन शो कर रहे हैं,
उसके बारे में पढ़िए। पहला यू बैक्टीरिया की लिस्ट आई है। राइजोबियम का नाम बचपन से सुनते आए हो। यू बैक्टीरिया का मेंबर है। ये रूट नोड्यूल्स बनाता है। किन प्लांट्स में बनाएगा? लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि अल्फा अल्फा है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, लेंटिल्स है, गार्डन पी है, ब्रॉड बीन है, क्लोवर है, बीन्स है। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ व्हाट? फैमिली पैपिलियोनेसी। ये किसके मेंबर हैं? पैपिलियोनेसी फैमिली के मेंबर हैं, जिसे आप पहले फैबेसी कहा करते थे। दूसरा आपके नीट ने पूछ रखा एक्टिनोमाइसीट। आपको मोनेरा में पढ़ाया जाएगा। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है और फिलामेंटस बैक्टीरिया में ये आ चुका है। फ्रैंकिया भी रूट नोड्यूल बनाता है। और रूट नोड्यूल ये किसमें बनाता है? नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं है। और ये दोनों आपके आ चुके हैं। एलनस भी आ चुका है और कैजुराइना भी आ चुका है। तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रैंकिया एक जो है आपका एक्टिनोमाइसीट या फिलामेंटस बैक्टीरिया है, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। और उन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की लिस्ट दोनों याद रखनी है। ये एक एलनस और दूसरा क्या है? कैजुराइना है। फिर ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों फ्रीली सॉइल में पाए जाएंगे, बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करेंगे जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होंगे। फिर से सुनो, फ्रैंकिया और राइजोबियम बोथ आर फाउंड फ्रीली इनटू द सॉइल। सॉइल में क्या है? ये फ्री लिविंग है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करेंगे जब कोई होस्ट प्लांट अवेलेबल होगा। अदरवाइज यानी कि इनका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होगा। ये स्लाइड क्लियर हो गई आपको? टाइप फास्ट, वेरी गुड। अब आओ अगले पॉइंट पे। इसके बाद आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है। एंजाइम नाइट्रोजनेज catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. It possesses two subunits. Unit first is molybdenum iron protein है। यूनिट सेकंड आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये आपकी आयरन सल्फर प्रोटीन है और ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो है हो गया, क्या बोलो, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट है और ये आपकी यूनिट सेकंड है। जो हमारा नाइट्रोजनेज है वो दो यूनिट का बना होगा। यूनिट फर्स्ट में हमारी क्या मिलेगी? मॉलिब्डेनम और आयरन की प्रोटीन होती है, जबकि यूनिट सेकंड में आयरन और सल्फर होता है। क्लियर हो गया? यूनिट फर्स्ट जो है लार्जर और सेकंड क्या है? स्मॉलर है। ठीक है प्रियांशु दवे, क्लियर? चलो आगे आओ। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है याद रखना, ये आ चुका है। ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, चाहे किसी में हो, हमेशा याद रखना कि वह जो है एनारोबिक कंडीशन में होगा। दैट विल अकर स्ट्रिक्टली इन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, हमने कहा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजनेज के लिए ऑक्सीजन पॉइजन की तरह से बिहेव करता है। O2 acts as पॉइजन और जाहिर है कि O2 की प्रेजेंस में ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और O2 को हटाने के लिए प्लांट क्या करते हैं? O2 स्कैवेंजर डेवलप करते हैं जो इस O2 को हटाता रहता है और इसका नाम है क्या? लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन जहां पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है वहां से O2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सीजन को फिर उस साइड से क्या करते हैं? हटा देते हैं। जब भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नाइट्रोजनेज की मदद से होगा, हमेशा याद रखना कि वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आई नहीं कि नाइट्रोजनेज जो है आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को वहां से हटाने के लिए
जो पिगमेंट इस्तेमाल करता है प्लांट उसका नाम है क्या, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन O2 के साथ कंबाइन करके बना लेता है क्या, ऑक्सीलेग हीमोग्लोबिन। और जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है वहां से इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन याद रखना कि पिंक और रेड कलर का होगा। इसका ग्लोबिन पार्ट जो है प्लांट बनाता है और हीम पार्ट बैक्टीरिया बनाएगा। लेग हीमोग्लोबिन आपके हमारे हीमोग्लोबिन जैसा ही है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जा रहा है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन कह रहे हो। इस लेग हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है उसे होस्ट प्लांट बनाता है, जबकि जो हीम पार्ट है उसे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करेगा। ये राइजोबियम लेग्यूम की सिम्बायोसिस दिखाई गई है। राइजोबियम इज अ फ्री लिविंग। ये राइजोबियम के कैरेक्टर्स हैं और इसको अच्छे से याद करके रखना है। राइजोबियम एक तो फ्री लिविंग है, दूसरा ग्राम निगेटिव है, तीसरा नॉन स्पोरुलेटिंग है, स्पोर नहीं बनाएगा, और एरोबिक है और मोटाइल है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये सारे कैरेक्टर्स याद रखना है। फ्री लिविंग है, ग्राम निगेटिव है, नॉन स्पोरुलेटिंग है। नॉन स्पोरुलेटिंग का मतलब एंडोस्पोर नहीं बनाएगा, एरोबिक है, मोटाइल है। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द बेसिलाई जो है एंडोस्पोर बनाते हैं, बट राइजोबियम आपका बेसिलाई होने के बावजूद भी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तनीषा बेटा, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो है महावर सर आपको पढ़ाएंगे जब मुनेरा पढ़ाएंगे तो, है ना। तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है। राइजोबिया आर मोर प्रोमिनेंट इन द राइजोस्फीयर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये इन्हें अगर आप देखोगे, ये क्लियरली जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट के चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को हम नाम देते हैं क्या, राइजोस्फीयर। और ये पूरे राइजोस्फीयर में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तौसीफ आजम बेटा, ये आपको महावर सर पढ़ाएंगे कि व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट इज ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया एरोबिक है चिन्मय, बैक्टीरिया एरोबिक है। तो जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पूरे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा ना, किसी एक छोटे से पार्ट में होगा। जहां पे होगा उसके चारों तरफ लेग हीमोग्लोबिन होगा। लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहां की ऑक्सीजन हटा करके बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देगा, वो ऑक्सीजन यूज करेगा अपने ईटीएस में। बट बैक्टीरिया का जो लाइफ होगा वो जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली एनारोबिक होगा। बैक्टीरिया एरोबिक हो या एनारोबिक हो, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हमेशा किस एटमॉस्फेयर में होगा, स्ट्रिक्टली एनारोबिक एटमॉस्फेयर में होगा। लेग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स में वर्क करता है O2 स्कैवेंजर की तरह से। ये रूट नोड्यूल्स येलो कलर के दिखाए गए हैं। फ्री लिविंग इन सॉइल है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब ये फ्री लिविंग होगा याद रखना तब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। जब राइजोबियम फ्री लिविंग होगा तब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आया होस्ट प्लांट के, तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करना चालू करेगा। ये क्लियर हो गया सबको, ये स्लाइड क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आओ अगले स्लाइड पे। मेनी साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या है, आपके बीजीए हैं। कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन आर फिलामेंटस एंड कंटेन थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये भी आपसे पूछा गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी की वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं। तो आंसर जाएगा क्या, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में याद रखना पीएस फर्स्ट तो मिलता है, बट पीएस सेकंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। हेटेरोसिस्ट लैक ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिस्टम सेकंड, पीएस सेकंड नहीं मिलता है, thus do not evolve O2 and protect nitrogenase। तो जब पीएस सेकंड नहीं होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह की सेल्स हैं जो कि थिक वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल बहुत मोटी होती है, ये बाहर से ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, और इसके अंदर केवल फोटो सिस्टम क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा। यहाँ पे पीएस फर्स्ट मिलेगा, पीएस सेकंड एब्सेंट है। एटीपी तो बनेगी, लेकिन आपको पता है कि पीएस सेकंड नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, तो इसी हेटेरोसिस्ट के अंदर ये आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ये एक हेटेरोसिस्टस फॉर्म है। अगर आपसे पूछा गया
कि बीजीए में होमोसिस्टस फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा या हेटेरोसिस्टस, तो आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, हेटेरोसिस्टस फॉर्म जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। होमोसिस्टस फॉर्म कभी भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा, क्योंकि हेटेरोसिस्ट ही वो स्ट्रक्चर होगी जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब इसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन का डायग्राम है। प्लांट रिलीजेस, अब कैसे रूट नोड्यूल्स बनते हैं उनके बारे में समझ लो। प्लांट रिलीजेस स्पेसिफिक केमिकल्स इन सराउंडिंग सॉइल, प्लांट कुछ केमिकल्स निकालेगा अपने सॉइल में, जिसकी वजह से राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होगा और मूव करके जो है सॉइल एटमॉस्फेयर में रूट के पास आ जाएगा। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, कि जब भी कोई मूवमेंट डायरेक्शनल होता है तो उसको ट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक। और जब मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है तो क्या बोलते हैं? टैक्टिक। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन से बैक्टीरिया रूट की तरफ आ सकता है, और केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो क्या कहेंगे? कीमो। और टैक्टिक क्यों कहा? कीमोटैक्टिक का मतलब हुआ केमिकल है और जो मूवमेंट है वो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है। केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो क्या बोला? कीमो। और नॉन डायरेक्शनल है, कहीं से भी बैक्टीरिया केमिकल की वजह से अट्रैक्ट होकर के आ सकता है, तो ये मूवमेंट कैसा हुआ? नॉन डायरेक्शनल। तो जब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं क्या? टैक्टिक। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया आपका दिखाया गया है, इनका मूवमेंट, ये रूट नोड्यूल है, प्लांट स्पेसिफिक केमिकल निकाल रहा है, ये कॉर्टेक्स की सेल्स है और ये रूट एयर है। ये फौरन जो है अट्रैक्ट होकर के किधर आएंगे? बोलो, रूट एयर की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होकर के आएगा। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो बैक्टीरिया रूट एयर से अटैच हो चुका है। दिस अटैचमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द रूट hairs and specific proteins and polysaccharides of bacteria। अब होगा क्या? दोनों के बीच में, रूट हेयर के और बैक्टीरिया के बीच में केमिकल डायलॉग होगा। होस्ट के सरफेस की कुछ प्रोटीन्स, बैक्टीरिया की कुछ प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स आपस में जो है इंटरेक्शन करेंगे, और वो डायलॉग अगर पॉसिबल रहा, यानी वो डायलॉग अगर सक्सेसफुल रहा, तब ये रूट हेयर के अंदर क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो केमिकल की वजह से बैक्टीरिया रूट हेयर के सरफेस पे आया, होस्ट की प्रोटीन और बैक्टीरिया की प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड के बीच में केमिकल डायलॉग होगा। अगर ये डायलॉग जो है सक्सेसफुल रहा, फिर बैक्टीरिया की एंट्री होगी किसके अंदर? रूट के अंदर। अगले डायग्राम में देखिए, द रूट हेयर्स कर्न, रूट हेयर अब मुड़ना चालू करेंगे, बैक्टीरिया इन्वेड करेगा, एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। अब देखो क्या हो रहा है, रूट हेयर जो है मुड़ना चालू करेगा। कर्लिंग क्यों होती है? ताकि रूट हेयर में बेटा डैमेज हो सके, क्योंकि बैक्टीरिया इसको डैमेज नहीं कर सकता है। तो रूट हेयर की कर्लिंग इसलिए कराई जाती है ताकि रूट हेयर के अंदर डैमेज हो। जैसे ये डैमेज होता है तो बैक्टीरिया इस रूट हेयर से होता हुआ पहुंच जाएगा कहाँ पे? कॉर्टेक्स में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? कॉर्टिकल सेल में आ जाएगा। तो ये कॉर्टिकल सेल में आता हुआ बैक्टीरिया दिखाया गया है। अगले डायग्राम में आइए, bacteria initiate the nodule formation in the cortex and pericycle of the root. Then the bacteria are released from the thread into the cells, which leads to differentiation of specialized nitrogen fixing cell. The nodule thus formed establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. अब सुनो, ये बैक्टीरिया जब कर्लिंग हुई तो रूट हेयर के जरिए आ गया कहाँ पे? कॉर्टेक्स में। जब ये बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स में पहुंचता है तो कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल सेल को क्या करता है? इंड्यूस करता है ताकि वो डिवाइड करें। और जब वो डिवाइड करने लगती हैं तो वहां पर एक ओवर ग्रोथ बनती है, और उसी ओवर ग्रोथ को हम नाम देते हैं क्या? नोड्यूल। ये बाकी सेल से क्या होती है? डिफरेंशिएट हो जाती है, क्योंकि इन सेल्स के अंदर कौन बैठा है? बैक्टीरिया बैठा हुआ है। जब ये रूट नोड्यूल बन जाएगा, जाहिर है ये हमारे जाइलम और फ्लोएम के साथ क्या करेगा? कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा। और जब जाइलम फ्लोएम के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा
मैच्योर रूट नोड्यूल का, तो जाहिर है कि रूट नोड्यूल को अब आपके होस्ट प्लांट से वाटर मिनरल भी मिल रहा है, साथ में फूड भी मिल रहा है, तो अब ये आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकता है। तो अगर पूछा कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन रूट के किस पार्ट में होता है, तो याद रखना इनर कॉर्टेक्स नियर द पेरीसाइकिल। कहाँ पे होगा? इनर कॉर्टेक्स नियर द पेरीसाइकिल। ये वो साइट होगी जहां पर ये नियर द पेरीसाइकिल। ये तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन की मेथोडोलॉजी थी, यहां तक सबको क्लियर हुआ। और बैक्टीरिया जब होस्ट के सेल वॉल से सराउंड हो जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोइड। होस्ट के कॉर्टेक्स में घुस गया है ना ये, इसलिए होस्ट सेल की सेल वॉल से ये जब सराउंड हो गया तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोइड। चेक करो यहां तक समझ में आ गया? कर्लिंग हो गई, तो कर्लिंग के बाद ये बेटा रूट हेयर से होता हुआ इनर कॉर्टेक्स में आ गया, पेरीसाइकिल के पास आया। पेरीसाइकिल के पास आकर के अभी आगे बताऊंगा मैकेनिज्म। बैक्टीरिया जो निकालता है क्या? साइटोकाइनिन, और होस्ट प्लांट निकालता है क्या? ऑक्सिन। इसकी वजह से एक तो पहले सेल डिवाइड करती हैं, बाद में यही क्या होंगी? बाकी सेल से डिफरेंशिएट हो जाती है, और इस तरह से मैच्योर रूट नोड्यूल जब बनेगा तो होस्ट के जाइलम और फ्लेम के साथ क्या करेगा? कनेक्शन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया बैठा है उसको वाटर मिनरल भी चाहिए, फूड भी चाहिए, तो वो होस्ट सेल से क्या करेगा? अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो, इसको समझो। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है आपका, नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करके। तीनों बॉन्ड एक एक करके टूटेंगे और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन का है। अब यहाँ पे जो ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है, इसको देखो ध्यान से। ये हमारा एंजाइम क्या? नाइट्रोजिनेज है, और ये हमारे नाइट्रोजिनेज की एक्टिव साइट्स हैं जहां पे नाइट्रोजन बाइंड करेगा। देख रहे हो डाई एटॉमिक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जो है बाइंड किया हुआ है आकर के एक्टिव साइट पे। अब इसके एक बॉन्ड को तोड़ो, और एक बॉन्ड तोड़ने पर हर नाइट्रोजन को एक एक हाइड्रोजन देंगे। देखो बॉन्ड टूटा तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये कहानी है, ये नाइट्रोजन है, और इसको इसके इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो बॉन्ड को तोड़ोगे तो जाहिर है कि इनके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। जो शेयर इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड का वो इधर आ गया। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एक एक हाइड्रोजन ले लिया। अब एक बॉन्ड को फिर तोड़ोगे तो फिर एक एक हाइड्रोजन पकड़ाओ इनको, फिर लास्ट बॉन्ड को तोड़ दो, फिर एक एक हाइड्रोजन पकड़ाओ। तो इस तरह से अब हर नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन हो गया? 3। बन गया क्या? NH3। देखो 2 मॉलिक्यूल बन करके तैयार, और नाइट्रोजनेज फ्री हो गया दूसरे डाई एटॉमिक नाइट्रोजन के साथ बाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया? नाइट्रोजनेज है, इस पे डाई एटॉमिक नाइट्रोजन बाइंड किया, एक बॉन्ड को तोड़ा आपने, एक एक हाइड्रोजन दिया, फिर एक बॉन्ड को तोड़ा, फिर एक एक हाइड्रोजन दिया, फिर एक बॉन्ड को तोड़ा, फिर एक एक हाइड्रोजन दिया। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का जाहिर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एक्टिव साइट पे रुकेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, और नाइट्रोजनेज फ्री हो गया इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। ये डायग्राम एनसीईआरटी का क्लियर हुआ? बेटा बॉन्ड इसलिए एक साथ नहीं तोड़े जाते हैं ताकि उनकी एनर्जी का इस्तेमाल हो सके प्रोसेस में, है ना? वो स्टेप बाई टू स्टेप टूटेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन दे रखी है। ये N2 है, 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 8 प्रोटॉन लगते हैं, और 16 ATP लगता है, और 2 NH3 बनता है, H2 बनता है, 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट। यह रिएक्शन आ चुकी है, इसे याद रखना है। अब इसी में क्वेश्चन मोल्ड करके आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हाउ मेनी ATP आर यूज्ड?
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हाउ मच एटीपी इज कंज्यूम। सबका जवाब सही आ रहा है, आंसर विल बी 8, क्योंकि 2NH3 के लिए कितनी लग रही है 16, तो एक के लिए जो है कितनी लगेगी 8 हो जाएगी। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेल डन। अब सुनो, नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। हाइड्रोजन कोई देगा तभी तो ये टूटेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगी बेटा? NADPH2 जो फोटोसिंथेसिस में ना उससे आ सकती है। FADH2 और NADH2 आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में बन रहे हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के। ATP रेस्पिरेशन से आएगी। सिम्बायोटिक फिक्सेशन में याद रखना ATP कौन देगा? होस्ट प्लांट देगा, बैक्टीरिया नहीं देगा। ATP का जो यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वो कौन देगा? होस्ट प्लांट देगा। और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो एंजाइम क्या है? नाइट्रोजनेज। ये रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों से आएंगे। रेस्पिरेशन से जो आएगा वो FADH2 NADH2 है, जो हाइड्रोजन देगा अमोनिया के बॉन्ड टूटते समय। और वहीं पर फोटोसिंथेसिस से जो हाइड्रोजन आएगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 से आएगा। ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा ATP कंज्यूम हो रही प्रोसेस में, ये एक्टिव प्रोसेस है, तो ATP कौन प्रोवाइड करेगा? तो आपको पता है कि ATP कौन देता है? होस्ट प्लांट देता है। लास्ट वन आता है, लास्ट पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर बैक्टीरिया बना सकता है बेटा, लेकिन बैक्टीरिया क्यों बनाएगा? कोई अपना फालतू का पैसा क्यों खर्च करेगा? जिसके लिए बना रहा है उससे खर्च करवाएगा ना। आपके घर काम करने आता मजदूर, तो पैसे तो उसके पास भी होते हैं, वो पैसा आपको देता है कि आपसे लेता है? समझ में आ गया ना? बैक्टीरिया होस्ट से एनर्जी लेगा, देगा क्यों उसको? समझ में आया? और यहाँ पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट एंजाइम इज एक्चुअली व्हाट? नाइट्रोजनेज। अगले पे आओ। अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट। फिजियोलॉजिकल पीएच पे अगर आप देखेंगे तो अमोनिया का प्रोटोनेशन होता है, यानी NH3 फिजियोलॉजिकल पीएच पे H+ लेती है और कन्वर्ट हो जाती है किसमें? NH4+ में। तो पहला पॉइंट हुआ क्या? प्रोटोनेशन किया जाएगा। आपको पता है कि प्रोटोनेशन करने के बाद ये थोड़ी लेस टॉक्सिक हो जाती है, अमोनियम आयन बन गया। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम ion, but ammonium ions are quite toxic to plants and hence cannot accumulate in them. अमोनियम आयन भी अभी टॉक्सिक ही है, लेकिन अमोनिया के कंपेयर में क्या है? थोड़ा कम टॉक्सिक है। Let us now see how the NH4+ is used to synthesize amino acids in plants. अब सुनो, अल्फा KGA आप पढ़ चुके हो, प्लस NH4+ प्लस NADPH2। एंजाइम क्या होगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्शन पूरी रट के रखनी है, आएगा। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बनाएगा? ग्लूटामेट बना दिया, वही ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट बन गया, प्लस वाटर बाहर निकल आया, प्लस NADP+ ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो यहां पर NADPH2 रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अल्फा KGA जो है क्या होगा? रिड्यूस होगा किसमें? इसलिए बेटा यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्टिव अमीनेशन। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव अमीनेशन। तो आपका जो अमोनिया था वो अब किस फॉर्म में आ गया? ग्लूटामिक एसिड के फॉर्म में आ गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ गया।
फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब होता है बेटा 7.2, ये हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है, ठीक है। ये रिएक्शन फिजियोलॉजिकल पीएच होगी, यानी पीएच 7.2। चलो अब आगे आते हैं, ये तो हुआ रिडक्टिव अमीनेशन का प्रोसेस। रिडक्टिव अमीनेशन हमने बता दिया। दूसरा आओ, ये देखो अल्फा KGA NH4 + NADPH2 ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, ये आपका बन गया अल्फा KGA। याद आया, हमने बताया था ना कि वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है क्रैब साइकिल में, याद है 5 कार्बन का, वेरी गुड। तो ये देखो, यही अल्फा KGA NH4+ को पकड़ करके ग्लूटामेट बना लिया, यानी जो आपकी टॉक्सिक अमोनिया थी वो आपके अब जो है बता रहे हैं विशिष्ट शुक्ला, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखना सीखो बेटा, डॉक्टर बन रहे हो। इतना घबराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो रिडक्टिव अमीनेशन में क्या किया गया, अमोनिया को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया गया, और अल्फा KGA जो है रिड्यूस हो गया किसमें, ग्लूटामेट में या ग्लूटामिक एसिड में। क्लियर हुआ। अब अगले में और ट्रांस अमीनेशन आपको बताएं। ट्रांस अमीनेशन आपसे पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ट्रांस अमीनेशन क्या है, transfer of amino group from one amino acid to the keto group of keto acid is known as transamination. This is a process of formation of other amino acids mainly from glutamic acid and catalyzed by enzyme transaminase. ट्रांसअमीनेज फिर एंजाइम में आएगा, यहाँ पे याद करके रखना, वहां पे भी इसका एग्जाम्पल आएगा तो पूछूंगा ट्रांसअमीनेज कहाँ आया था। सुनो, एक देखो ये अमीनो डोनर है और ये अमीनो एक्सेप्टर है, या हम कह सकते हैं ये हमारा अमाइनो एसिड है और ये हमारा क्या है, कीटो एसिड है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप है तो अमाइनो एसिड है, कीटो ग्रुप है तो क्या, कीटो एसिड है। अब सुनो, अगर एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक कीटो एसिड के कीटो ग्रुप के साथ क्या हो, एक्सचेंज हो जाए, ये इसके पास चला जाए, ये इसके पास चला जाए, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसअमीनेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है क्या, ट्रांसअमीनेशन। ये एंजाइम कर क्या रहा है, ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं किस कैटेगरी का मेंबर है, ट्रांसफेरेज। आगे पढ़ोगे ना क्लास ऑफ एंजाइम, तो वहां आपको बताएंगे कि इस जब कोई एंजाइम ग्रुप ट्रांसफर करता है तो उस एंजाइम को क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेरेज। तो वहां पूछूंगा आपसे कि जो ट्रांसअमीनेज है वो कहाँ आया था, याद रखना आगे आ रहा है। तो ये हुआ एक अमाइनो एसिड और एक कीटो एसिड के बीच में ग्रुप का एक्सचेंज करा रहा है कौन, ट्रांसअमीनेज, और उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसअमीनेशन। अब देखो ये आपका एक मॉलिक्यूल बन गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके जरिए अगर आप देखोगे ग्लूटामिक एसिड जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, याद आया, क्रैब साइकिल में बना था, कहाँ पे बना था, क्रैब साइकिल में। ग्लूटामिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बन गया, देखो क्या, एस्पार्टिक एसिड, और अल्फा KGA क्या हुआ, फ्री हो गया, वो फिर रिडक्टिव अमीनेशन में जाएगा। ऐसे ही बेटा ग्लूटामिक एसिड जब पायरुविक एसिड, ये भी याद है आपको, ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट, ग्लूटामिक एसिड जब पायरुविक एसिड से रिएक्ट करता तो बनाता है क्या, एलैनिन। फिर देखो अल्फा KGA फ्री हो गया, अल्फा KGA वापस चला जाएगा किसमें, रिडक्टिव अमीनेशन में। अब ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ट्रांसअमीनेशन की, ये दोनों एग्जाम्पल्स, और इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। इस ट्रांसअमीनेशन के प्रोसेस के द्वारा ग्लूटामिक एसिड, इस ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस के जरिए ग्लूटामिक एसिड बेटा 17 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड की सिंथेसिस कराता है। कितना, 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसीलिए हमने कहा था कि अल्फा KGA जो है अमीनो एसिड के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा ट्रांसअमीनेज एक एग्जाम्पल है
एक क्लास ऑफ एंजाइम आगे पढ़ाऊंगा। एंजाइम में 6 क्लासेस हैं, उसमें एक क्लास है क्या, ट्रांसफेरेज। ये किसका मेंबर है, ट्रांसफेरेज का है। क्लियर हो गया आकाश कुंडू? चलो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड नाइट्रोजन। ये ग्रोथ यहाँ पे गलत आ गया, इसको मैं काट दे रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड नाइट्रोजन, इसको समझो। जो नाइट्रोजन आपका एसिमिलेट किया गया है, उस नाइट्रोजन को कैसे अब जो है, यानी जो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में आ गया है, अब उसका क्या किया जाएगा ये सुनो। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड नाइट्रोजन थ्रू जाइलम अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमाइड्स। क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट अमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा है। तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड के कंपेयर में अमाइड्स में नाइट्रोजन यानी NH2 ग्रुप क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को वो आसानी से जाइलम से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली ट्रांसपोर्टेड अमाइड्स हैं, वो नाम याद रखना, ग्लूटामीन और एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड से बनेगा क्या, ग्लूटामीन। एस्पार्टिक एसिड से बनेगा क्या, एस्पार्जिन। जाहिर है ये दोनों सबसे ज्यादा लेग्यूमिनस प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने वाले जो है अमाइड्स। अमाइड्स आर मोर स्टेबल देन अमाइनो एसिड एंड पॉसेस हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो 2n to 5c। ग्लूटामिन में 5 कार्बन है, नाइट्रोजन यानी अमाइनो ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, तो 2 नाइट्रोजन है। और जबकि ग्लूटामिक एसिड में कितना है, एक ही नाइट्रोजन और 5 कार्बन, यानी एक ही अमाइनो ग्रुप है। तो ग्लूटामिन में 2 अमाइनो ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा जाएगा ग्लूटामिक एसिड के कंपेयर में। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय NH2 रेडिकल इज कॉल्ड कैटालिटिक अमाइडेशन। ये देख रहे हो, OH ग्रुप जो है इसको NH2 से रिप्लेस कर लो, तो यहाँ पर CONH2 हो जाएगा, और जाहिर इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा कौन, ATP। यहाँ पर जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको हटा दो और इसका एक हाइड्रोजन ले लो, OH और H बना लिया क्या, H2O। वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो, और CO के साथ जुड़ गया क्या, बोलो, NH2। ठीक है। अब देखो इसी जो है ग्लूटामिक एसिड के पास अब कितना नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, 2 हो गया ना अमाइनो ग्रुप। कार्बन तो अभी भी 5 ही है। ये हो गई ना आपकी रिएक्शन। COOH अपनी जगह पे है, NH2 अपनी जगह पे है, H अपनी जगह पे है, CH2 अपनी जगह पे है, फिर CH2 अपनी जगह पे है। अब देखो ये हो गया आपका CO, और यहाँ पे ग्रुप कौन लग गया, बोलो, NH2। तो NH2 ग्रुप कितने हो गए, देखो 2 हो गए, तो 5 कार्बन है ये, और नाइट्रोजन कितने हुए, 2। और यहाँ पर कितना है, 5 कार्बन है, और नाइट्रोजन कितना है, 1। समझ में आ गया। ये हमारा बन गया क्या, बोलो, ग्लूटामिन। और प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, कैटालिटिक अमाइडेशन। कैटालिटिक अमाइडेशन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा, सबको क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये उसी का पूरा डिटेल है, कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अब आओ, in addition along with the transpiration stream the nodules of the some plants, for example soybean, export the fixed nitrogen as ureas. These compounds also have particularly high nitrogen to carbon ratio. अब यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि सोयाबीन में नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, सोयाबीन में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो आंसर विल बी यूरिट्स। जिस तरह से बेटा अमाइड्स में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, उसी तरह से अगर हम यूरिट्स में भी देखेंगे
तो नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो क्या होता है, हाई होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होती है इन कंपेयर टू दैट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये हिडन क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि सोयाबीन में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा, यूरिड्स के फॉर्म में होगा। यूरिड्स क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अमाइड्स, ये स्पेशलाइज्ड टाइप के जो अमाइड्स हैं, तो इसी के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, सोयाबीन। अमोनिफिकेशन में आ जाओ, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स द प्रोटीन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन present in dead biomass degraded or decomposed by some bacteria in the form of ammonia. The process is called ammonification, and the soil bacteria used in process are called ammonifying bacteria. This breakdown is both anaerobic as well as aerobic. चलो इसको समझो, मरना प्लांट को भी है और एनिमल को भी है। दोनों की डेथ होने के बाद ये दोनों पहुंचेंगे कहां पे, सॉइल में। और जब सॉइल में पहुंचेंगे तो बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा बेटा। ये डिकम्पोजिशन एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। ये डिकम्पोजिशन हमारा कैसा हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकता है। बेटा जब ये डिकम्पोजिशन होगा उस दौरान होगा क्या, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और ये अमोनिया जो है बन रही है डिकेइंग बायोमास से, तो इसलिए प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, अमोनिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होगा, दोज बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज व्हाट, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की लिस्ट आपको याद रखना है, तो सब बैसिलस की स्पीसीज ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बैसिलस माइक्वाइडिस है, बुल्गारिस है ना, और रेमोसस है। ये 3 बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर आपको याद करने हैं। बैसिलस तो सबका सेम है, बुल्गारिस है, रेमोसस और माइक्वाइडिस है। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्यूट्रिफैक्शन। इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रोटीन को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं बैक्टीरिया के जरिए तो उसको बोलते हैं प्यूट्रिफैक्शन। और एरोबिक ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं बेटा, डीके बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप जो है प्रोटीन को तोड़ रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो डीके कहोगे, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्रेक करोगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज प्यूट्रिफैक्शन। द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय अमोनिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 फ्रैक्शन। जो अमोनिया बना है सॉइल के अंदर डिकेइंग बायोमास की वजह से, इस अमोनिया का फेट क्या है, तो कुछ अमोनिया क्या होगा, अमोनिया वोलाटाइल होती है, तो कुछ जो है वेपर के फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में आ गई। बट ज्यादातर अमोनिया को अब कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नाइट्रेट में, और ये काम कहाँ पे होगा, सॉइल में। जब अमोनिया का कन्वर्जन वोलेटाइज का मतलब वाष्पित होना, ठीक है, वेपर के फॉर्म में बाहर आना। अब ज्यादातर जो अमोनिया सॉइल में है उसे क्या किया जाएगा, उसे जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है, एंड द ऑक्सीडाइज करके फाइनली बनाते क्या हम, नाइट्रेट बनाते हैं, एंड द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, नाइट्रिफिकेशन। चलो आप समझो, अगला आपका आता है नाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, पूछा जा चुका है नीट में, इसे याद रखना है, कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें, नाइट्रेट या नाइट्राइट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया यहाँ इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसे आपको महावर सर पढ़ाएंगे प्लांट डाइवर्सिटी में, मोनेरान। During this process, energy is released with the help of which bacteria synthesize their own food. इस प्रोसेस में एनर्जी की रिलीज होती है जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, अपना फूड बनाता है। अब 2NH3 है, O2 के साथ रिएक्ट किया, बैक्टीरिया की लिस्ट याद रखना आ चुका है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। पहले वाले में सोको,
ये याद रखना है। अमोनिया टू नाइट्राइट कौन होगा? सोको, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। तो सोको याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे। ये देखो नाइट्राइट बन गया, वाटर बाहर आ गया। फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन आपने किया, नाइट्रोबैक्टर, और एक और होता नाइट्रोसिस्टिस। इसको याद रखना है बेसी से। बेप का मतलब बैक्टर और सी का मतलब सिस्टिस। तो जो सोको है वो अमोनिया टू नाइट्राइट, और जो बेसी है वो नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ये फाइनली नाइट्रेट बन गया। अब इस नाइट्रेट में जो सॉइल के अंदर अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रेट बना, उसका क्या भविष्य है? तो अब ये जाएगा नाइट्रेट रिडक्शन में। किसमें जाएगा? नाइट्रेट। सोको बेसी याद रखना। हाँ, नाइट्रेट रिडक्शन समझो। The nitrate thus formed is absorbed by plants and transported to the leaves. सॉइल के अंदर जो अमोनिफाइंग और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिलकर के नाइट्रेट बनाए, उसे प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब करके कहां पे ले जाएगा? लीफ में। इन लीव्स दिस नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. The process of nitrate reduction into ammonia is called assimilatory nitrate reduction. इसको क्या बोलते हैं? Assimilatory nitrate reduction बोलते हैं बेटा. It is catalyzed by the enzyme nitrate reductase and nitrite reductase. अब सुनो ध्यान से, अमोनिया को जो कन्वर्ट किया आपने नाइट्रिफिकेशन के जरिए नाइट्रेट में सॉइल में, इस नाइट्रेट को प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम के जरिए इसको पहुंचा देगा कहां पे? लीफ में. जब लीफ में ये पहुंचेगा तो लीफ के साइटोप्लाज्म में, जो मीजोफिल सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज. ये एंजाइम क्या करेगा? अमोनिया को रिड्यूस कर देगा किसमें? नाइट्राइट में. फिर प्लास्टिड के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन्हीं सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखोगे फिर एक एंजाइम पाया जा रहा है. उस एंजाइम का नाम क्या? नाइट्राइट रिडक्टेज. और ये लीफ के किस पार्ट में मिलेगा? मीजोफिल सेल के प्लास्टिड में मिलेगा, यानी क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा. और ये नाइट्राइट रिडक्टेज नाइट्राइट को रिड्यूस कर दिया किसमें? अमोनिया. अब अमोनिया का क्या होगा? वही प्रोटोनेशन होगा, फिर रिडक्टिव अमीनेशन होगा, है ना. फिर ग्लूटामिक एसिड बनेगी या ग्लूटामेट बनेगा, फिर वो ट्रांसअमीनेशन में जाएगा. और इसे बेटा अमोनिया जो प्लांट के अंदर जाएगी तो वो है क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सबको रिड्यूस कर देगी, है ना. सबको, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बाकियों को क्या करेगी? रिड्यूस कर देगी. इसलिए वो टॉक्सिक है. तो इस टॉक्सिक अमोनिया को पहले हम लेस टॉक्सिक अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं. फिर इस अमोनियम आयन को अल्फा केजीए के जरिए हम पिक करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं किसमें? ग्लूटामेट में, है ना. डायरेक्ट अमोनिया को अगर आप करना चाहोगे वो रिड्यूस नहीं होगी. ये हमारा हुआ बेटा रिडक्टिव अमीनेशन. अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, डीनाइट्रिफिकेशन. Some amount of nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process called denitrification. नाइट्रेट पहले कन्वर्ट हुआ किसमें? नाइट्राइट में. नाइट्राइट से फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में. तो जब भी नाइट्रेट को हम फाइनली कन्वर्ट कर दें किसमें? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. और डीनाइट्रेशन नाइट्रिफिकेशन में सॉइल फर्टिलिटी, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के जरिए सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करती है. तो आपका आंसर होता है क्या? डीनाइट्रिफिकेशन. इसमें सिर्फ बैक्टीरिया का जीनस याद रखना है, स्पेसिफिक डीनाइट्रिफिकेंस होती है इसलिए नहीं देगा. और दो जीनस जो सॉइल की नाइट्रेट है उसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं. एक का नाम है स्यूडोमोनास और दूसरे का नाम क्या है? थायोबैसिलस. क्या नाम है? थायोबैसिलस. ये कंफर्म हो गया. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन. क्लियर है बेटा? अब जरा सा आप पहले, ऑनलाइन वालों का शायद ये नहीं हुआ था आपका, जरा सा रेस्पिरेशन का पहले
रेस्पायरेशन के बिगनर्स बॉक्स 1 में देखो कुछ है, पेज नंबर आपका है 121। नहीं अभी बेटा इसके बाद सचिन जो है अभी एंजाइम भी आपका बायोमॉलिक्यूल में छूटा हुआ है, उसे भी पढ़ाना है, ठीक है। एबीए क्या करता है, सेलुलेज और पेक्टिनेज को एक्टिवेट करता है ना, तो प्लांट पार्ट क्या होगा, पेरेंट से टूट करके अलग हो जाएगा, उसी को एब्सिशन बोलते हैं। और जाहिर है सारे मेटाबॉलिकली एक्टिव एंजाइम्स को ये इनएक्टिव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या एंजाइम इनएक्टिव होगा तो एंजाइम क्या होगी, बढ़ जाएगी। कुंडू समझ में आया? चलो बिगनर्स बॉक्स टाइप करो, ऑनलाइन वालों का रेस्पायरेशन की एक्सरसाइज बची हुई है, वो करके फिर पीजीआर की एक्सरसाइज, फिर मिनरल न्यूट्रिशन की एक्सरसाइज, यह सब खत्म करना है। बिगनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 3, बिगनर्स बॉक्स 2 रेस्पायरेशन का बिगनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है बाई एरोबिक रेस्पायरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल हाउ मेनी एटीपी गेट सिंथेसाइज्ड। यहाँ बेटा एक एरोबिक रेस्पायरेशन में पीजीएल से कैलकुलेशन करा रहा है राघव खंडेलवाल। बेटा साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो आपको महावर सर पढ़ाएंगे। साइटोकाइनिन की लो कंसंट्रेशन रूट को डिफरेंशिएट करती है टिश्यू कल्चर में, और हाई कंसंट्रेशन कैलस को डिफरेंशिएट करके क्या बनवाती है, शूट। समझ में आया? हाँ एबीए इनहिबिशन का काम करता है। रुक जाओ पहले, रुको तो एक एक करके टाइप करो ना, इतना जल्दी जल्दी करेगा मैं कितना देखूंगा। पहले बिगनर्स बॉक्स क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक पीजीएल से कह रहा है कितना एटीपी बनेगा। एक पीजीएल से पहले ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड से तुझे पता है 15 एटीपी बनता है, एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनता है, तो एक पीजीएल से 2 एटीपी तो एसएलपी में आएगा, और एक एनएडीएच आएगा, और एक एनएडीएच ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में जाता कितना एटीपी देता, 2 एटीपी। यहाँ पर अगर 20 आंसर होता एटीपी तो वो भी सही होता है ना, पर 20 है नहीं, तो 2 एनएडीएच से आ गया और 2 एसएलपी से आ गया 4, और 15 बनेगा ही पायरुविक एसिड से एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 15 + 4 कितना हुआ, 19। क्लियर हुआ बेटा? एक्सरसाइज 1 में बोलो। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखो। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, लोकलाइज्ड इन क्यों पूछा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सब माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीएस कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड। बेटा आपको आगे एंजाइम पढ़ाएंगे, वहां पे पढ़ाएंगे, इसका आंसर साइनाइड जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 को जो है इनहिबिट करता है, किसे कहता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। क्लियर हो गया? आगे पढ़ाऊंगा इसको एंजाइम वाले चैप्टर में। क्वेश्चन 38 देखिए। 38 कह रहा साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन इज फाउंड इन स्पिनच में। स्पिनच और पी में मैंने आपको बताया था एक एंजाइम अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज बन गया है। वो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन को जो है पास कर देता है ऑक्सीजन की तरफ। तो जाहिर है कि स्पिनच और पी साइनाइड लगाने पर इनकी मौत नहीं होती है, तो इसलिए ये साइनाइड रेजिस्टेंट प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिव एसीटेट और एसिटाइल कोए। क्यों पूछा, ही तो पढ़ाया ही था। 3 NADH से 9 ATP, एक FADH से 2 ATP, और एक SLP से, तो 12 हो गया आंसर। आकाश कुंडू सही बता रहा है। और एक्सरसाइज 2 का 12, 2 का 12 देख लो।
12 में बेटा पाथवे ए जो है आपका वो ग्लाइकोलाइसिस है, पाथवे बी जो है आपका क्रेब्स साइकिल है और पाथवे सी आपका ईटीएस है। और ये 4, 8 और 12 के बारे में पूछ रहा है। तो इन 4, 8, 12 में अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, क्या तीनों में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर विल बी व्हाट, एटीपी। थर्ड ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज 2 का और कोई क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 2 का कोई, एक्सरसाइज 2 का 2 सचिन कुमार, ये बेटा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका रेस्पिरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा अगर एक ग्लूकोज के CO2 और वाटर में कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। कह रहा है कि एक एटीपी से मान लीजिए 12, एक एटीपी में 12 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो 686 को जो है डिवाइड कर दो 12 से, तो उतना एटीपी बनेगा। तो आंसर कितना आया, 57। क्लियर हुआ? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 18 देख लो। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आप ये तो क्लास में कराया था। ट्राइपॉमिटिन का आरक्यू वैल्यू कितनी होती है, 0.7 दे रखा है एनसीईआरटी में। और एक्सरसाइज 2 में और कुछ है? सत्रह और 16 नहीं, ऐसे जबरदस्ती मत लिखो, जबरदस्ती लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जो नहीं आया है उसको बोलो। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैरी तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, रिड्यूस होकर के NADH2 बना रहा है। बेटा वहां पर CO2 नहीं निकल रही है ना वर्षा, इसलिए उसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है कहां पे, जब PgAl13 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन तो हो ही रहा है ना दो जगह पे, एक जब अल्फा KGA सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है तब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और एक लिंक रिएक्शन में हो रहा है जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। Which of these statement, क्वेश्चन 17 देखो एक्सरसाइज 2 का, which of these statement is incorrect? इसमें एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सही है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसॉल सही है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ये भी सही है आपका। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर, नहीं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये गलत हो गया, ये आंसर है। एक्सरसाइज 3 का 1 देख लो। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, ये बता चुका हूं। NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ में, और जो इलेक्ट्रॉन उसका निकल रहा है उसको कौन पकड़ रहा है, पायरुविक एसिड रिड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो इसका। फॉर रेटिंग ऑफ जूट, ये बेटा अब निकल चुका है ना, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, वैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है इसको। कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है जो बैक्टीरिया है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जिसमें सन हेम्प वगैरह के फाइबर को निकालते हैं, तो वो आपका जो है रेटिंग ऑफ फाइबर्स है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 17। After entry of pyruvic acid in mitochondrial matrix, which of the following does not takes place?
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। एटीपी मीडिएटेड फास्फोराइलेशन, कहीं पर एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है? नहीं, तो वही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 21 देख लो, 21 दे रहा है ग्रीन प्लांट्स केप्ट इन लाइट प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम द ग्लूकोज। फ्रॉम द ग्लूकोज क्या रहा बेटा? जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनती है वो सनलाइट की वजह से बनती है, ग्लूकोज की वजह से नहीं बनती है। ग्लूकोज की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन केवल किस में होगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। क्लियर हुआ आकाश कुंडू? क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग alcoholic fermentation by yeast 2 molecules of glucose produce। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 4 मॉलिक्यूल इथेनॉल का बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल एक से CO2 बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 4 मॉलिक्यूल CO2 बनेगा। फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, द स्टेप इन विच NaDH2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड इज। सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट बनता है बेटा, तो आपको पता है उस समय GTP बनता है, जो आगे चल करके ATP बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी सब में NaDH2 बनेगा। वो बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ाया हो गया होगा कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट है, सारे की लिस्ट वहां पे दी हुई है, देख लेना। क्वेश्चन 3 देख लो इसका, ग्लिसरॉल वुड इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे ओनली आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू। बता चुका हूं, ग्लिसरॉल से याद करो एम्फीबोलिक पाथवे में DHAP बना था, और DHAP से PGAL बना था, तब जाकर के ये पाथवे में क्या करेगा? इंटर करेगा। क्लियर हो गया? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बेटा PGAL का मतलब, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वही 3-PGAL है। कार्बन ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कार्बन कंपाउंड ही तो है। चलो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेस्पिरेशन का सारा हो गया, कुछ बाकी है? हो गया। चलो आओ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बिगनर्स बॉक्स 1 में कुछ है? पेज नंबर आपका 142 है, पेज नंबर 142। इन यंग रूट मैक्सिमम, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन यंग रूट मैक्सिमम ग्रोथ अपीयर्स इन जोन ऑफ, हमेशा जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ग्रोथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी अनामिका। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पहले बिगनर्स बॉक्स 2 में देखो कुछ है? अब आओ एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 का कोई क्वेश्चन है तकलीफ दे रहा? एक्सरसाइज 1 का 10 EX जरूर लिखो सामने, नहीं तो पता नहीं लगेगा। 10th कह रहा है ग्रोथ इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय 2 climatic factors which are light and temperature। 2 क्लाइमेटिक फैक्टर जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो कौन है? लाइट और टेम्परेचर। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 3, इंडोल 3 एसिटिक एसिड called as oxygen was first isolated from ह्यूमन यूरिन से, जो पहले इसको आइसोलेट किया था, और ऑक्सीजन ट्रायोलिक एसिड कहा गया था उसको। तो फर्स्ट आइसोलेशन इसका कहां से हुआ था? ह्यूमन यूरिन से हुआ था। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का 14, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज, ये बता चुका हूं क्लास में, बेसिपिटल होता है। शूट टिप पे ज्यादा बन रहा है और रूट की तरफ जो मूव कर रहा है, तो बेस की तरफ जा रहा है तो बेसिपिटल होगा, पोलर और बेसिपिटल।
26 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोकोनट मिल्क फैक्टर। साइटोकाइनिन है, इसको भी क्लास में पढ़ाया था। जियाटिन कहां से आता है? साइटोकाइनिन से आता है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 17। एजेंट ऑरेंज इज वीडीसाइड का मिक्सचर है ना, जिसे स्पेशल पॉइंट्स में दिया हुआ है मॉड्यूल में। क्या है? 2,4-D और 2,4,5T के मिक्सचर को हम नाम देते हैं क्या? एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज कलर के बैग में भरा हुआ था इसलिए एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। और 21, 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन सब्स्टिट्यूट फॉर लंग, ये भी पढ़ा चुका हूं। जिबर्लिन। नॉन इंडक्टिव फोटो पीरियड बताया था ना, वही है। एक्सरसाइज 1 का 18 रिकमॉन्ड लंग इफेक्ट इज ड्यू टू साइटोकाइनिन, ये भी पढ़ा चुका हूं। ये क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट बताया था ना, ये वही है रिकमॉन्ड लंग इफेक्ट। 44 देख लो, व्हीट एंड हैनबेन आर, ये भी आ चुका है। व्हीट और हैनबेन दोनों क्या है? लॉन्ग डे प्लांट लिस्ट में आते हैं। 24 जिबर्लिन्स डू नॉट कॉज शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट। वो ड्वार्फ है तो और क्या ड्वार्फ करेगा? ठीक है, हायोसाइमस नाइगर को बोलते हैं बेटा हैनबेन प्लांट। 31 देख लो इसका, डोरमेंसी ऑफ सीड इज ब्रोकन बाई, हमने कहा था ना कि पीनट और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर अगर देगा तो इथाइलिन, बट बाकी में जो है डोरमेंसी कौन ब्रेक करता है? जिबर्लिन करता है। पढ़ा चुका हूं क्लास में। और एक्सरसाइज 1 में और कोई है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root is or stem is maturing। बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, इसमें लिख रखा है इन रिंग्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब मैच्योरेशन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, इसमें मैंने आपको क्लास में बताया था कि PR 660 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उस साल जो है 660 nm नहीं दिया था, तो 640 nm को क्या किया था? करेक्ट आंसर मान लिया था, है ना, इसलिए वो सही हो गया था। और एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 2, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय, ये भी बता चुका हूं। ट्रीटिंग द प्लांट्स विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड भी करता है और ऑक्सिन भी करता है। पार्थिनोकार्पी टोमेटो में जिबर्लिन और ऑक्सिन दोनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, A few normal seedling of tomato were kept in etiolation बोलते हैं। जब भी किसी सीडलिंग को आप डार्क में ग्रो कराते हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्योंकि आप याद करो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, तभी आपका प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगा। और जो प्लांट्स डार्क में ग्रो कराए जाते हैं वो पेल येलो कलर के रह जाते हैं, उसी को इटियोलेशन बोलते हैं, और सीडलिंग को इटियोलेटेड सीडलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 18 वाला देख लो, इसमें बेटा डॉक्टर F.W. वेंट noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, टाइम दे रखा है ना, तो जब भी कहीं पे डिफ्यूजन टाइम बेस्ड होगा तो हमेशा कैसा एस्टिमेशन होगा? क्वांटिटेटिव होगा। कैसा होगा? क्वांटिटेटिव। तो सेकंड ऑप्शन में देखो, इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। ठीक है, 1 घंटा दिया ना तो क्वांटिटेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो इसका, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 6, पुलिस सीडलिंग डिजीज, ये बेकेंड डिजीज है बेटा, जीए से होगी, बेकेंड डिजीज या पुलिस सीडलिंग डिजीज। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी, ये लीव्स मैंने बताया था फोटो पीरियडिज्म। फाइटोक्रोम रेड और फार रेड कहाँ पे मिल रहे हैं? लीफ में मिल रहे हैं, तो इस साइट ऑफ परसेप्शन। और
क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स वाज फर्स्ट शोन इन टोबैको था ना, गार्नर और एलार्ड ने मैरीलैंड वैरायटी ऑफ मैरीलैंड मैमथ वैरायटी ऑफ टोबैको था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। अबे इसमें 32 तो है ही नहीं मोहम्मद तौसीफ, किसका पूछ रहा है? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 30। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। पीनट और पोटैटो ट्यूबर दोनों में डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करता है? जिबरलिन। तौसीफ देख के तो बोल, कम से कम जो मन में आ रहा टाइप कर दे रहा है। एक्सरसाइज 1 का है, 1 का देख लो क्वेश्चन नंबर 32। इन टिश्यू कल्चर डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय, क्लास में बाकायदे बताया था क्या? सूट कब बनेगा? जब साइटोकाइनिन क्या होगा? हाई होगा। साइटोकाइनिन क्या होगा? हाई होगा। सीके हाई है तो ऑक्सीजन क्या होगा? लो होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 30 एक्सरसाइज 3। 30 देख लो। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इथाइलिन? आप याद करो, क्लास में मैंने बताया था कि मेल नहीं फीमेल फ्लावर की कुकुम्बर में ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी व्हाट इनकरेक्ट, बाकी सारा सही है। और एक्सरसाइज 3 का और कोई क्वेश्चन? किसका थर्ड पॉइंट? अच्छा, इसी का क्वेश्चन का थर्ड दे रहा, बी ब्रेक्स डॉर्मेंसी इन पीनट सीड्स। बताया था तो बेटा क्लास में, क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड तो बताया था। क्यों? इथाइलिन के बारे में कह रहा है ना। इथाइलिन तो पीनट में ब्रेक करता ही है सीड डॉर्मेंसी को। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, लेटरल शूट ग्रोथ। ये तीनों काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 38। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 38। नेचुरल सेल डिवीजन इंड्यूसिंग फैक्टर अकर्स इन इमेच्योर मेज सीड में भी मिलेगा जियाटिन, और कोकोनट मिल्क में भी मिलेगा। तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ध्रुव समझ में आया? पीनट में और पोटैटो में इथाइलिन है, बाकी सब में जिबरलिन है। उल्टा पुल्टा मत करो। विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन? एबीए है। ये क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है जो पढ़ चुका है? सुरेंद्र मीणा, क्लास में बताया था ना इसको। स्ट्रेस हार्मोन एबीए को बोलते हैं। चलो मिनरल न्यूट्रिशन में देखो, मिनरल न्यूट्रिशन में बिगनर्स बॉक्स में कुछ है? मिनरल न्यूट्रिशन किया नहीं किया? नहीं बनाया अभी? चलो अगले क्लास में जो है इसको करके रखना, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एंजाइम कंप्लीट कराएंगे, थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आज बेटा 35 तक हम लोगों का क्लास होता है क्या?
अभी तो टाइम है ना अपने पास। टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर। अगले में एंजाइम शुरू करेंगे। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बी सेफ। इकतालीस से 62।